हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहिल हुसैन। हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है AMU एंड JMI के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, 11th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के पहले चैप्टर क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और अब हमारा सेकंड चैप्टर फिजिक्स का लाइट स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक लेक्चर कंप्लीट भी हो चुका है। उस एक लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं AMU एंड JMI के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 11th के, वो सारे हमने डिस्कशन कर लिए। क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस किए और साथ में उसकी सारी थियरीज भी पढ़ी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर ही हमारा मेन पार्ट है। NCERT में भी स्फेरिकल मिरर के बारे में ही दिया गया है। तो हम स्फेरिकल मिरर की कुछ थियरीज करेंगे। थियरीज करने के बाद PYQs अभी मतलब लास्ट 5 ईयर की जितने भी क्वेश्चंस आज तक मतलब लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे हम। ठीक है, सारी करके एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस बहुत सारे कर्व्ड सरफेस हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कर्व्ड सरफेस होता है जिससे कि हम रिफ्लेक्शन कराते हैं लाइट का, जो ज़्यादातर यूज में लिया जाता है, वो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो स्फेरिकल सरफेसेस के द्वारा जो मिरर बनाए जाते हैं, मिरर के द्वारा ही हम लाइट का रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो जो मिरर बनाए जाते हैं स्फेरिकल सरफेसेस की हेल्प से, उनको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप सिंपल बता सकते हो कि मिरर एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल सरफेसेस का पार्ट हो या किसी भी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, उसे हम स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। तो लिखने के लिए हम लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर is the mirror which reflecting surface is the part of, या हॉलो स्फीयर कह सकते हैं इसे हम, पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्लास कह सकते हैं। तो हम अगर हॉलो स्फेरिकल ग्लास ले लें, जैसा कि आप लोगों के सामने ये हॉलो स्फेरिकल ग्लासेस ही दिखाई दे रहा है। इन हॉलो स्फेरिकल ग्लास से हम स्फेरिकल मिरर कैसे बना सकते हैं, हम क्या करते हैं ना, इनके कुछ पार्ट्स को हम काट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से इनको काट लिया, ऐसे काट लिया इसको, ठीक है, और हम यहाँ से भी काट सकते हैं, हमने इसको ऐसे काट लिया। तो ऐसे काटने के बाद ये जो पार्ट हमें मिलेगा यहाँ पर, ये कुछ कटोरे जैसा ऐसा ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देगा। ये दरअसल ये हमारा सर्कल नहीं है, ये हमारा स्फीयर है। ठीक है ना, तो स्फीयर का मतलब क्या होता है, ये जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, दिखाने की कोशिश करूं, तो ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, अब इस स्फीयर से हम मिरर कैसे बना सकते हैं, हम क्या करते हैं ना, इसके पार्ट को काट लेते हैं, कुछ पार्ट को हम ऐसे काट लेंगे बिल्कुल प्लेन में, और फिर काटने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एक स्फीयर का पार्ट हो गया। अब इस स्फीयर के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि एक तरफ हम पेंटिंग कर देने वाले हैं, और एक तरफ पेंटिंग कर देने के बाद, ये चूंकि ग्लास का बना हुआ है, तो एक तरफ जब हम पेंटिंग कर देंगे, है ना, और दूसरा जो सरफेस होगा वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। फिर लाइट जब यहाँ से पास करेगी तो इससे टकरा करके फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही मीडियम में वापस चली जाएगी। फिर जहां से लाइट आ रही होगी, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी, उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहीं पर रेज जहां पर जाकर के मिल रही होंगी, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो वही हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज है। तो उसी चीज को हमें पढ़ना है कि कब ऑब्जेक्ट, कहां पर ऑब्जेक्ट होगा इसके सामने, तो कहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो सब सारी चीजें पढ़नी है। तो आप लोगों को फिलहाल के लिए स्फेरिकल मिरर के बारे में समझना है। तो ये हमारा स्फेरिकल है, ये हमारा स्फेरिकल ग्लास है। इसको हमने क्या कर दिया, कुछ पार्ट से, कुछ जगह से काट दिया। काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देने के बाद क्या है कि एक सरफेस को, एक तरफ वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बन गया, और फिर वहां से लाइट जब पास करेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, स्फेरिकल मिरर कह देंगे। तो ये स्फेरिकल मिरर है हमारा। तो जैसे कि मैंने यहाँ से इसको काट दिया, काटने के बाद एक तरफ मुझे इसको क्या करना है, पेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक तरफ इसको पेंट कर दे रहा हूँ,
तो मैंने यहाँ पर इस साइड में पेंट कर दिया, राइट साइड में पेंट कर दिया, और लेफ्ट साइड वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बन गया। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर करा, मैंने यहाँ पर अब ये वाला पार्ट काट लिया, ये वाला पार्ट काटने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, और ऐसे दिखाई देने के बाद मैंने इसके बाहर वाले सरफेसेस को क्या कर दिया, पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद ये जो सरफेस बना हमारा, इधर वाला जो सरफेस बना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम लाइट का क्या करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। तो इससे ये कुछ अलग तरीके के नेचर के मतलब इस मिरर का जो नेचर होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, क्योंकि इसमें जो हमने पेंट कराया ना वो उभरे हुए तल पर, बाहर वाला जो हमारा कर्व्ड सरफेस का बाहर वाला पोर्शन है, उभरा हुआ जो तल है, उस उभरा हुआ जो पोर्शन है उसको हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो इसके अंदर वाले सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हमने अंदर वाले सरफेस को पेंट कर दिया और बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों मिरर का जो नेचर होगा ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, इन दोनों के अलग अलग नेचर की वजह से हम दो टाइप्स में स्फेरिकल मिरर को डिवाइड कर देते हैं। इसकी वजह से जो इमेज बनता है, इसकी वजह से जो मिरर बनता है हमारा, जिसमें हम अंदर की तरफ पेंट कर देते हैं और बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाइट को ना डाइवर्ज करने का काम करता है। सेम वैसे ही ये जो हमारा, जो हम बाहर की तरफ हम पेंट कर देते हैं, अंदर वाले सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको नाम दिया जाता है हमारा कॉनकेव मिरर, इसको नाम दिया जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, जिसमें अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है और बाहर वाले पार्ट पर हम पेंट कर देते हैं। जिसमें अंदर वाले पार्ट पर हम पेंट कर देते हैं, बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। होता दरअसल क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए ये मिरर बन गया, बाकी सारी चीजों को भूल जाएं आप, और फिर क्या होगा, जैसे कि लाइट यहाँ पर टकराएगी, लाइट जैसे कि ये रेज गई, दो रेज यहाँ पर जा रही हैं ऐसे। अब ये लाइट जो जा रही है ना यहाँ से, बताइए आप खुद सोचिए, यहाँ से टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से फैल जाएंगी। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज करने का काम कर रहा है। ये वाला जो मिरर है वो लाइट को डाइवर्ज करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे एक और नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर, इसलिए इसे एक और नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, वैसे ही यहां पर अगर हम किसी दो लाइट रेज को पास कराएं, दो पैरेलल लाइट रेज को पास कराएं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएंगी, ये कुछ इस तरीके से मूव करने लगेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि ये लाइट को ना कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, इकट्ठा करने का काम कर रहा है। दोनों को दोनों लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से होकर के पास कर रही हैं, ये लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसे एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। तो हमें याद रखना है कि जिसमें अंदर की तरफ से हम रिफ्लेक्शन कराते हैं और बाहर की तरफ को पेंट कर देते हैं, उसको दो नामों से जाना जाता है, कॉनकेव मिरर, एक कन्वर्जिंग मिरर। जिसमें अंदर वाले पार्ट पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, और बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया जाता है, उसको हम डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हमारा हो जाएगा पेंटेड सरफेस। सेम वैसे ही अंदर वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर वाले सरफेस को हम पेंटेड सरफेस कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो स्फेरिकल मिरर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला जो हमारे पास यहाँ पर मिरर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है हमारा, ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि हम बाहर वाले सरफेसेस पर क्या कर दिया, हमने पेंट कर दिया है, और अंदर वाले सरफेस से हम क्या करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानेंगे इसे। इस मिरर को, जहां पर भी ऐसा मिरर आपको दिखाई दे, आप डायरेक्टली समझ जाएंगे ये कॉनकेव मिरर है, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंदर वाला जो सरफेस है यहाँ पर, ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब हमें मिरर के बारे में अच्छे से जानकारी के लिए ना हमें यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एक बार कॉनकेव मिरर के लिए वो सारे टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, फिर आपको एक कॉन्वेक्स मिरर में भी वो सब सारे टर्मिनोलॉजीज दिखा दूंगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जैसे कि हमारा पोल होता है, अपर्चर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये एक साथ होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानकारी होगी तभी जाकर के हम जो हमारे मिरर के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उन मिरर के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो पोल क्या होता है। तो जो हमारा मिरर है, जो हमारा मिरर है, जैसे कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इसका जैसे कि अपर्चर जो है
वो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा कर्व के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मिरर हमारा रियल में इतना ज्यादा कर्वेचर वाले नहीं होते हैं, मतलब इतना ज्यादा ऐसे नहीं होते हैं, वो कुछ प्लेन जैसे ही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे समझेंगे इन सब सारी चीजों को। तो क्या है ना, जैसे कि मैं अज्यूम कर लूं कि यही हमारा मिरर है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसके अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाहर वाले पार्ट पर हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। तो पोल किसे कहेंगे? दरअसल क्या है ना कि ये मिरर आप यहाँ से देख सकते हो, तो इस मिरर का बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, इस मिरर का बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, इस मिरर के ऊपर, इस मिरर के सरफेस पर बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसे हम पोल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसे हम पोल के नाम से जानते हैं। और इस फिगर में मुझे दिखाना हो तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज पोल, जिसको हम नॉर्मली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद से आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे कि ये मिरर है हमारा, ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है, किसी ना किसी ये स्फीयर से बना हुआ है। जैसे कि मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से स्फीयर से काट करके बनाया गया है, ये स्फीयर होगा हमारा, और यहां से हमने इसको काट करके मिरर बना दिया। इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं। इस स्फीयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मैंने थोड़ा सा दूर अज्यूम कर लिया। इस स्फीयर का सेंटर मैं यहां पर कह सकता हूं। तो इस स्फीयर का, जिस स्फीयर से काट करके मिरर बनाया गया, इस स्फीयर का सेंटर यहां पर आ जाएगा। तो इस स्फीयर के सेंटर को ही हम इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। इस मिरर के लिए हम इस पॉइंट को क्या कह देंगे? इस पॉइंट को हम कह देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, मुझे पोल मिल गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन जो कि आपको यहाँ पर ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद से एक टर्म आता है हमारा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, अब इस मिरर में ये जो पूरा पार्ट आप दिखाई दे रहे हैं ना, आपको जो ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसी पार्ट से रिफ्लेक्शन होना है। तो जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है ना, उस पार्ट को ही हम अपर्चर के नाम से जानते हैं। ये बताइए, इस मिरर को, तो इस स्फीयर को हमने काट करके केवल इतना ही लिया है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये पॉइंट एम से लेकर के पॉइंट एन तक के बीच की ये जो पूरा एरिया होता है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पूरा एरिया है जहां से रिफ्लेक्शन होना है, उस रिफ्लेक्शन वाले एरिया को ही हम अपर्चर के नाम से जानते हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोल देंगे? अपर्चर बोल देंगे। दिस पार्ट इज अपर्चर। अपर्चर इज दैट पार्ट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन इज टेक्स प्लेस। ठीक है ना, अपर्चर वह पार्ट है मिरर का जहां से रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम अपर्चर के नाम, मतलब अपर्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अपर्चर हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद से पोल हमने समझ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने समझ लिया। इसके बाद से एक टर्म आता है हमारा फोकस। क्या टर्म आता है? फोकस। फोकस के बारे में जानेंगे, फिलहाल इतनी टर्मिनोलॉजीज हमें समझ में आ गई। इसके बाद से क्या चीजें हो सकती हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, अपर्चर देख लिया, पोल देख लिया। अब हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्या क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम किस नाम से जानते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस कॉन्वेक्स मिरर में। ये चूंकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होता है, और जो हमारा पेंटेड सरफेस होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम नाम से जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम एक और नाम से जानते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब इसमें भी हम इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पोल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक और चीज आपको दिखा दूं मैं आपको कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है ना कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ होगा? ये बताओ, ये जो कर्व है हमारा, इस कर्व का जो स्फीयर होगा वो स्फीयर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा हमारा स्फीयर। इस स्फीयर से काट करके इसको बनाया गया होगा, तो इस स्फीयर का सेंटर तो कहीं यहां पर आने वाला है। तो इस स्फीयर का सेंटर यहां पर आता है,
इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो ये हो जाएगा। इस स्फीयर का सेंटर ये है, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। सेम वही चीज यहाँ पर, जो हमारा यहां से लेकर के यहां तक रिफ्लेक्शन होना है, तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो एरिया होती है, इसे हम अपर्चर के नाम से जानते हैं। तो अपर्चर भी हमें समझ में आ गया, हमें प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया, पोल भी समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो दोनों में हमने ये टर्मिनोलॉजीज देख ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हम फोकस के बारे में भी जानेंगे कि फोकस क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहां पर देखा इस वाले मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, लेकिन यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हमें याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। पोल क्या होता है, वही हमारा सेंटर वाला सेंटर पॉइंट होता है। अपर्चर क्या होता है, समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फीयर का पार्ट होता है हमारा मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद से हमारा एक टर्म होता है प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। दरअसल क्या होता है ना कि जब लाइट रेज हम मिरर पर पास कराते हैं तो मिरर क्या करता है, या किसी केस में वो डाइवर्ज करता है, किसी केस में वो कन्वर्ज करता है। लाइट को कन्वर्ज करने का भी काम करता है, डाइवर्ज करने का भी काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि लाइट को ना उसकी पाथ को बेंड कर देता है, उसके पाथ को अलग डायरेक्शन में अपना रिफ्लेक्शन कराने के बाद कुछ अलग डायरेक्शन में उसको भेज देता है। तो ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक कन्वर्जिंग, एक कन्वर्ज करने का काम करता है, एक डाइवर्ज करने का काम करता है, ठीक है। तो जब इसकी प्रिंसिपल फोकस इसके लिए डिफाइन करी जाती है, प्रिंसिपल फोकस वह पॉइंट होता है जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन या कोई रेज क्या करते हैं, किसी प्रिंसिपल एक्सिस तो आप लोगों ने डिफाइन कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में समझ में आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी के पैरेलल कोई एक लाइन भेजी जाए किसी मिरर पर, और फिर मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के लाइन गुजरती है, या ऐसा हमें लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से होकर के जा रही है, उसी पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इंफिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जहां पर कंसंट्रेट होती है, उसी पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। या जहां पर कंसंट्रेट होती हुई दिखाई देती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, उस पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। दोनों में चलिए इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। यहां पर देखिएगा मीट और अपीयर टू मीट व्हेन इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमारी इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं वो या तो मीट होती हैं किसी एक जगह पर, या मीट होती हुई हमें अपीयर होती हैं, उसी पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। ये दो चीजें क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर के केस में हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रेज होता है वो एक्चुअल में मीट करता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग रेज होता है वो अपीयर होता है। मीट करते मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर वो मीट होंगी, लेकिन वो मीट नहीं होती, वो तो डाइवर्ज हो जाती है ना। डाइवर्ज होने के केस में वो रेज कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो अभी देखते हैं उसके लिए क्या है। तो जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई जो लाइट रेज है अगर वो भेजी जाए, तो देखिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है ये बताइए। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर होगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं अज्यूम कर लेता हूं। हम जानते हैं कि जो हमारा सरफेस पर लाइट रेज इंसिडेंट होता है वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी होता है। अब बताइए इस सरफेस के लिए नॉर्मल में कैसे ड्रॉ करूं। जैसे कि मैंने यहां पर मिरर में आपको दिखाया है, ये बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी जाए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जाए, हमेशा वो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा वो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस मिरर के किसी सरफेस से ही मैं इस एक लाइन को पास कराऊं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कर रहा है, ये बताइए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस सरफेस पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन पास करती है उस लाइन को हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं, उसी लाइन को तो हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर
मुझे क्या चाहिए, मैंने ये लाइट रेज इंसिडेंट कराया, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉज को प्रूव करने के लिए या रिफ्लेक्शन के लॉज को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे नॉर्मल ड्रॉ, नॉर्मल ड्रॉ कुछ ऐसे करेंगे, हम जानते हैं सरफेस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सरफेस के किसी पॉइंट से होकर के पास होने वाली लाइन हमेशा सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वही हमारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करा दो, कहां से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो यही हमारी नॉर्मल का काम करेगी। वेरी गुड। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उस एंगल को हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देंगे। वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब जब लाइट रेज यहाँ पर टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी तो बताओ रिफ्लेक्ट कैसे होगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनेगा उतना ही दूसरी तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए हमारी लाइट रेज क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो यहाँ पर बताइए कि हमारी लाइट रेज कुछ इस तरीके से हमारा पास होने वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट रेज ऐसे गई और फिर ऐसे पास हो गई, तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई। सेम चीज यहां पर होगा, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी नॉर्मल की तरह काम करेगी। जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर ये दोनों लाइट रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं उसी पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं उसी पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा फोकस। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम देख पा रहे हैं ना, जो फोकस है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है। हम प्रूव भी कर सकते हैं इसे, लेकिन प्रूव करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो हमारा फोकस होता है, ठीक है ना, और जो हमारा पोल होता है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ जैसे यहां पर दिया गया है, द लेंथ या द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। और ये जो फोकल लेंथ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ये भी याद रखना हमें। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये तो हमारा वो पॉइंट है जहां पर रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अब वो पॉइंट क्या ऑन होगा जिसमें हमारी जो रेज होंगी वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होंगी, होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रिफ्लेक्टेड एक इंसिडेंट रेज पास कराया, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इस पॉइंट पर पड़ रही है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब बताइए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है वो राइट डायरेक्शन में आता है, राइट साइड में आता है, हमने अभी देख लिया था। तो ये हमारा अज्यूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगी, तो ये हमारी नॉर्मल हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, मैंने अज्यूम कर लिया। अब जो हमारी यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टेड रेज कहां से होकर के पास करेंगी, सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। सेम एंगल बनाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से हमारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गई। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब बताओ एक और लाइट रेज मैं पास कराता हूँ, वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पास कराता हूँ। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक लाइट रेज पास कराया। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक लाइट रेज अगर जब पास करेगी तो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही होगी, ये हमारा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हमने जो लाइट रेज यहां से पास कराया वो किसके अलोंग गया, नॉर्मल के अलोंग ही तो गया। और नॉर्मल के अलोंग जो रेज जाती है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली आती है, तो ये इसी डायरेक्शन में वापस चली भी गई। तो ये रेज ऐसे जा रही है, ये रेज ऐसे जा रही है, ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो गई। दोनों लाइट रेज अगर डाइवर्ज हो गई तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है ये दोनों लाइट रेज, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी है, कहीं पर भी मीट नहीं होंगी, लेकिन हमें तो इसको मीट कराने की जरूरत है। फिर हमने ये देखा कि अगर इन दोनों को पीछे की तरफ क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहीं एक जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये इतना ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना है, लेकिन ये दोनों रेज जो इधर की तरफ जा रही है और जो इधर की तरफ जा रही है, दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसी पॉइंट को ऐसा हमें लग रहा है कि इसी पॉइंट से ये दोनों रेज क्या हो रही हैं, आ रही हैं
इसीलिए इस पॉइंट को हम फोकस नाम दे देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अपीयर टू मीट। ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पर ये दोनों मीट होंगी, इस पॉइंट को हम फोकस कह देंगे। और इस पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ पर भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम फोकस को डिफाइन करते हैं। फोकस वह पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट करती हैं, मीट होती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है? दरअसल हम इन दोनों मिरर्स का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। एग्जैक्टली तो इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो सबसे पहले मैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा हमें मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी इमेज के किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मिरर के सामने 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, इन दोनों रेज को हम इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो फिर ये दोनों रेज हम लेंगे, कौन कौन सी रेज लेंगे, कहीं पर भी पास करा देंगे। तो उसके लिए हमारे जनरल मेथड्स आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक आसान सा मेथड बनाया गया है, क्योंकि हमें पता होता है बहुत सारी चीजें। तो इसमें टोटल 4 रूल है। मिरर के केस में हमारे पास 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, जिसे हमें याद रखना है, जिससे हमें मिरर का फॉर्मेशन मतलब इमेज का फॉर्मेशन आसान हो जाता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। हम दोनों मिरर के केस में हम ये चारों रूल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कॉनकेव मिरर की बात कर लेता हूँ। कॉनकेव मिरर में ये वाला पॉइंट हमारा फोकस अज्यूम कर लेते हैं, और फोकस से जस्ट 2 गुना डिस्टेंस पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन में ही कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के गुजरती हैं? फोकस से होकर के गुजरती हैं। और फोकस हमारा कहां पर एग्जिस्ट होता है? फोकस हमारा जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। फोकस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, तो यही हमारा फोकस है, ये भी याद रखिएगा। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गुजरती हैं। तो सेम यही रूल अप्लाई कर देंगे हम। पहला रूल कि एक रेज ले लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के गुजरेगी? हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी। सेम चीज यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इंसिडेंट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली, अगर रेज इंसिडेंट जो हम करा रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन डाइवर्ज ऐसे होगी, हमें ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको हम फोकस अज्यूम कर लेते हैं और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या करना है? अप्रोक्सीमेटली उतने डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से ही पास कराते हैं, अगर हम इंसिडेंट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करा दें, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा, अगर रेज ऐसे जा रही है, ऐसे इंसिडेंट कराने पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसे इंसिडेंट कराने पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास कराएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी, अगर हम किसी रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ इंसिडेंट कराएं, हमें ऐसा मतलब ऐसा हम एक कोई रेज ले लें जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ जा रही हो, ऐसा हमें लग रहा हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पहले ही क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल क्या हो जाएगा? थर्ड रूल हो जाएगा, अगर हम, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थर्ड रूल ये हो जाएगा, अगर हम किसी रेज को ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग पास कराएं, ये बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होने वाली जो रेज होती है वो नॉर्मल के अलोंग ही तो होती है। नॉर्मल के अलोंग जाने वाली रेज क्या हो जाती है? उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो ये रेज ऐसे जाएगी, फिर उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। यहाँ पर भी हम सेम चीज करा सकते हैं। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम कोई एक रेज लें जो ऐसा हमें लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। अगर हम चौथे रूल की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, ये चूंकि हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो अगर हम पोल पर ही किसी लाइट रेज को इंसिडेंट कराएं, तो पोल पर हमने किसी लाइट रेज को इंसिडेंट कराया, तो ये बताइए पोल पर जितने एंगल पर किसी लाइट रेज को इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि नॉर्मल से इतना ही एंगल है,
हम जानते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट तो होगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चौथा रूल हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पर भी होगा, पोल पर अगर किसी लाइट रेज को इंसिडेंट कराएं तो जितने एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 4 रूल अप्लाई करके हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस के फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, इन 4 रूल्स का यूज करते हुए हमें करना है। 4 रूल्स में से किसी भी 2 रेज को लेने हैं, किसी भी 2 रूल को अप्लाई करके हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा पोजीशन, अगर हम ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर मिरर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा जो पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हमारा फोकस है, और दूसरा पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को हम रखते चले जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड है, तो इससे आने वाली जो रेज होंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा ना हम अच्छा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे जाने वाली जो रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई। हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के गुजरती हैं, वो फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। ये भी फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी वाली रेज भी फोकस से होकर के ही जाएगी क्योंकि वो भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के जाएगी, ये भी फोकस से होकर के जाएगी क्योंकि दोनों रेज पैरेलल हैं। अब दोनों रेज एक दूसरे को कहां पर कट कर रही हैं, फोकस पर कट कर रही हैं, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पर ही होगा। हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, फोकस पर होगा। तो अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो एट फोकस। अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज की तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे, अभी इसके बाद वाले केसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो इमेज बनता है ये इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। अब मैं आपको थोड़ा सा रियल और वर्चुअल की बात कर लूं तो रियल इमेज किसे कहते हैं, जब रेज एक दूसरे को रियल में कट करेंगी तो अब हम कहेंगे रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। और रियल इमेज को ना हम स्क्रीन पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा घरों में जो हम लोग पिक्चर देख रहे होते हैं, वो बाहर से ऊपर से कहीं से एक लाइट जा रही होती है, वो लाइट ना एक पर्दे पर ना पिक्चर बना रही होती है, तो उस स्क्रीन पर ना हम उस इमेज को फाइंड आउट मतलब कर लेते हैं, उस स्क्रीन पर इमेज बना पा रहे होते हैं, इसलिए उसे हम रियल इमेज कहते हैं। लेकिन जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपका जो इमेज बन रहा होता है उसको आप टच नहीं कर सकते। वो जो इमेज बन रहा होता है ना स्क्रीन पर, उसे हम टच भी कर सकते हैं, इसलिए उसे हम रियल इमेज के नाम से जानते हैं। और जो हम इस मिरर के अंदर जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के जब सामने खड़े होते हैं तो वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो हम देखते हैं कि कुछ दूरी पे हो रहा है। ठीक है, जितने डिस्टेंस पर हम मिरर से खड़े होते हैं उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इधर से अपोजिट डायरेक्शन मतलब मिरर की दूसरी तरफ से जाकर के देखने पर हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है, वो हमें मिरर के अंदर ही दिखाई देता है, यानी कि उस इमेज को हम टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होगा, जब रेज रियल में एक दूसरे को कट करेंगी तो वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसे हम रियल इमेज कह देंगे, और जब रेज वर्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही होंगी तो वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसे हम वर्चुअल इमेज कह देंगे। वही उसका नेचर ऑफ इमेज होता है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो देखिए एग्जैक्टली हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज कैसे कंपेयर करते हैं, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा जो मिरर बन रहा इमेज बन रहा है वो एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है, तो इसकी जो साइज होगी वो नेग्लिजिबल होगी। तो हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट
साइज्ड, ठीक है, या वेरी स्मॉल और हाईली डिमिनिश्ड भी इसे कभी कभी बोला जाता है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये सारे टर्म याद रखेंगे आप लोग, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे इमेज का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया होता है। अगला केस हम देखते हैं, दूसरे केस में इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने का मतलब ये है, हमने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये है हमारा ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ए बी ऑब्जेक्ट में ए पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ, तो ए पॉइंट के इमेज के फॉर्मेशन करने के लिए इस पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन मैं देखने वाला हूँ कहाँ पर होता है, इस पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक रेज पास कराऊंगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से जाने वाली रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के चली गई, ये हमने ले लिया, फोकस से होकर के जाके, ठीक है। तो ये रेज हमारी इंसिडेंट हुई और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम चार केसेस में से चार जो हमारे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते हैं उनमें से किसी एक दो को लेने वाले हैं। तो एक ले लिया हमने, दूसरा हम ले लेते हैं जो कि फोकस से होकर के जाए, तो फोकस से होकर के एक रेज ले लिया हमने, तो फोकस से होकर के जाने वाली रेज कुछ यहाँ से होकर के गुजरेगी। फोकस से होकर के जाने वाली रेज कहाँ से हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, ठीक है। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब ये दोनों रेज अगर हम बात करें, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। किसके इमेज का फॉर्मेशन होगा, कहां से दोनों रेज निकली, ये पॉइंट ए से निकली, तो पॉइंट ए के इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको मैंने ए डैश बोल दिया। अब क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये मैंने डाला प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने के बाद जो पॉइंट मुझे प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा वो पॉइंट बी के इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो पॉइंट बी के इमेज का फॉर्मेशन होगा जिसको मैं बोल दूंगा बी डैश। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी ऑब्जेक्ट को हमने सीधा रखा था, ए ऊपर की तरफ था, बी नीचे की तरफ था। यहाँ पर ए का इमेज नीचे की तरफ बना और बी का इमेज ऊपर की तरफ बना, तो ये हमारा इरेक्ट जो हमारा दो टाइप्स के इमेजेस होते हैं, जब हमारा इमेज सीधा बनता है उसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं, और जब हमारा इमेज उल्टा बनता है तो उसको हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो रियल में एक दूसरे को रेज कट कर रही हैं, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, एंड इसके हम बात कर लें इरेक्ट और इन्वर्टेड की, तो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ, उल्टे इमेज का फॉर्मेशन हुआ का मतलब इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। अगर हम इसके साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये बताइए, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज दिखाई दे रहा हमको और जो इमेज का साइज दिखाई दे रहा है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, बहुत ज्यादा मतलब छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा छोटा जरूर होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो उसके इमेज का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा और ये ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा जरूर होगा। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ देख लिया हमने सेकेंड केस। थर्ड केस हम देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सिंपल केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी भी लिख सकते हैं, तो अब हम सी ही लिखा करेंगे। तो ये हमारा, हम क्या करते हैं इस फिगर को ना थोड़ा सा हो जाएगा, ये पूरा जा रहा है ऊपर, हाँ ऊपर तो कुछ है नहीं, कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दें, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये हमने रखा एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं पॉइंट ए की इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। तो पॉइंट ए की इमेज के फॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली पॉइंट ए से मैं एक रेज को पास कराऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज कहाँ से होकर के गुजरती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाने वाली रेज कहाँ से होकर के गुजरती हैं, फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। तो ये मैंने ले लिया, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के चली गई। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरे एक और रेज को लेने वाले हैं और उस रेज को हम ले लेते हैं फोकस से होकर के जाती हुई। तो ये रेज फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो ये रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गई, और प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस होकर के जाने वाली रेज क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज, पैरेलल है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये कहां से होकर के गुजरेंगी, ये दोनों रेज, ये इंसिडेंट हुई ऐसे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई, ये इंसिडेंट हुई ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट ए की इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैंने बोल दिया ए डैश। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली पॉइंट सी पर ही बन रहा है। ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली कहां पर आ रहा है, पॉइंट सी पर ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमने ये जो परपेंडिकुलर डाला वो एग्जैक्टली पॉइंट सी पर ही चला गया, और ये हो गया एग्जैक्टली पॉइंट बी पर ही, बी के इमेज का फॉर्मेशन हो गया जिसको बी डैश बोल दिया, पॉइंट ए पर ए के इमेज का फॉर्मेशन हो गया जिसको ए डैश बोल दिया, और ये इमेज एग्जैक्टली इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है हमें। और हम देख रहे हैं ना कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एग्जैक्टली सिमिलर है। इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी कि जब हम पॉइंट सी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस केस में इसके जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पॉइंट सी पर ही होता है, और इसकी जो साइज होती है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एक तो रियल इमेज बन रहा है क्योंकि रियली में एक दूसरे को रेज कट कर रही है, और दूसरा इन्वर्टेड बन रहा है मतलब उल्टा बन रहा है। तो अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो एट सी, तो अगर हम सी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सी पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये केस याद रखने वाला है, इस पर डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बताइए वो कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसके इमेज का फॉर्मेशन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर होता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में वो पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन ही हो रहा है, रियल इमेज बन रहा है एंड इन्वर्टेड बन रहा है, एंड इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करें एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली सेम एज ऑब्जेक्ट। तो ये केस हो गया हमारा थर्ड। अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस,
इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तब क्या होगा, तो चलिए हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब ए बी ऑब्जेक्ट को लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन पास कराऊंगा, यहाँ से पॉइंट ए से मैंने एक लाइन पास कराया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज, ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के गुजरेंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गुजर जाएंगी, ठीक है। तो ये फोकस से होकर के चली गई रेज हमारी। अब एक और रेज लेनी पड़ेगी हमें, तो एक रेज ले लेते हैं जो कि फोकस से होकर के जा रही है। तो ये एक रेज ले लिया हमने जो कि फोकस से होकर के जा रही है, तो ये फोकस से होकर के जा रही है रेज, ठीक है। तो फोकस होकर के जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के जाती है, कैसे होकर के जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, ठीक है। तो अब ये दोनों रेज एक दूसरे के, ये रेज दोनों रेज एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, ये दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, और प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट बी के इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बी डैश, और ये हो जाएगा पॉइंट ए के इमेज का फॉर्मेशन ए डैश। अब ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। ये रेज हमारी इंसिडेंट ऐसे हुई, रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, ये इंसिडेंट ऐसे हुई और रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर पॉइंट ए के इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश, और ए डैश से परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट बी के इमेज का फॉर्मेशन होगा बी डैश। ए डैश बी डैश इज द कंप्लीटली इमेज ऑफ ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पोजीशन की। तो हम देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ठीक है। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, देखिए रियल बन रहा है अभी भी, तो इसके द्वारा रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है ना, उल्टा इमेज का ही फॉर्मेशन अभी भी हुआ। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम मैग्नीफाइड इमेज भी बोलते हैं, मैग्नीफाइड। जब भी हमारा इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो इसको हम मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अगला केस देखते हैं। अगले केस में ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही प्लेस्ड कर दें उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, इमेज का नेचर वगैरह क्या होगा। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, और इस ए बी ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस्ड कर दिया फोकस पर। अब फोकस पॉइंट ए से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेकर के जाऊंगा मैं, तो ये पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के गुजरेंगी, या आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के ही चली जाएगी। तो ये फोकस होकर के चली गई, ठीक है। तो ये रेज फोकस होकर के चली गई। अब क्या करने वाला हूं मैं, दूसरा रेज लेने वाला हूं। अब दूसरा रेज कहां से लूं, दूसरा रेज फोकस से लूंगा तो ये इसके अपर्चर पर पड़ेगा ही नहीं। तो अब क्या करता हूं ना, मैं पोल पर ले लेता हूं दूसरा रेज। पोल पर भी ले सकता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करते हुए रेज भी ले सकता हूं मैं, एक रेज ऐसे भी ले सकता हूं। दरअसल क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करूं तो ये मैं लूंगा डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन को पास कराऊंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर मैं करने वाला हूँ एक, देखो क्या है, कैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। दरअसल ये जो पॉइंट ए है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक रेज पास कर रहा हूं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कर रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रेज, ध्यान समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रेज वो अपने ही डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ये कुछ अपने ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये अपने ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेज मैंने क्या करा ना, इस पॉइंट ए से एक रेज ऐसे गया, और ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चला जाएगा,
ऐसे ही चला जाएगा। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि ये एक रिफ्लेक्टेड रेज है और ये एक रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रही है, ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज और भी कर सकता था, यहाँ पर मैं एक रेज को ना पोल से भी पास करा सकता था। तो मैंने मान लो कि मैंने पोल से पास कराया, ठीक है। हम जानते हैं पोल से मैं फोर्थ वाला रूल ले रहा हूं, ठीक है ना। देखो पहला वाला रूल तो हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, और दूसरा वाला रूल तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि फोकस होकर के जाने वाली रेज इसके अपर्चर पर पड़ी नहीं रही है। तीसरा रूल मैंने यहाँ पर लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कराई जाए एक लाइन, तो वो एग्जैक्टली उसी पाथ पर मूव करके वापस चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं कर रही है। अब मैं चौथा रूल भी यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। चौथे रूल को अप्लाई करने के लिए बताइए, ये यहाँ पर इंसिडेंट रेज जितना एंगल बनाएगी उतनी एंगल पर हमारी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो उतनी एंगल पर मैं इस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट भी कराता हूँ। तो ये लाइट रेज को मैंने उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट भी कराया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये मैंने कराया इनको रिफ्लेक्ट, और चलिए कोई मुश्किल नहीं, इसको लेकर के आते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर तो दिखेगा ही, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा हो गया एंगल थीटा। थीटा एंगल पर अगर इंसिडेंट हुई, थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हम मिनिमम 2 लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो कि पॉइंट ए से होकर के जा रही हैं, वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, वो सेम पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये तीनों रेज एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करने वाली हैं। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर के कट कर रही होंगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर के कट कर रही होंगी। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर के हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और नीचे की तरफ जा रही है तो पॉइंट ए के इमेज का फॉर्मेशन नीचे की तरफ, और पॉइंट बी के इमेज का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा, और बहुत बड़े इमेज का फॉर्मेशन होगा, बहुत बड़े इमेज का फॉर्मेशन होगा, और रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो रेज इंफिनिटी पर जाकर के एक दूसरे को कट करती हैं। तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा तो वो क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी पर ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट करेंगी। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, वही होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वेरी लार्ज इमेज, ठीक है, या हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। ये हमारा केस रहा। अगला केस है हमारा इफ ऑब्जेक्ट is placed between, if object is placed between focus and pole, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तब हमारा इमेज के ये सब सारी चीजें क्या होंगी। चलिए, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहां पर, ये मैंने रखा एक ऑब्जेक्ट यहां पर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रेज पास कराऊंगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के गुजरती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के गुजरती हैं, ये गुजर गई। दूसरा रेज लेंगे हम, या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए ले सकते हैं, या तो हम फोकस से भी ले सकते हैं। चलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रेज, देखिएगा ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली रेज, ये रेज देखिएगा, एक रेज तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से मूव कर जाएगी। दूसरी रेज मैं ले रहा हूं ना जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, ऐसा लग रहा है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के से होकर के जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में मूव कर जाती है, तो ये उसी पाथ में रिटर्न आ गई। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ध्यान से देखेंगे हम तो, ठीक है। ये बताइए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी, एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है ना। देखिए ध्यान से, पिछले वाले केस में पैरेलल हो गई, तो ना वहां आगे की कट कर रही है ना पीछे कट कर रही है। अब ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या हो चुकी हैं, पैरेलल, मतलब ना डाइवर्ज हो चुके हैं। तो डाइवर्ज, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करने वाली है।
तो अब हमें ऐसा लगता है ना कि ये दोनों रेस कहां से होकर के आ रही हैं, इधर से किसी पॉइंट से होकर के आ रही हैं, और जिस पॉइंट से होकर के आ रही होती हैं हमें लगता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये हमारा वर्चुअल इमेज है। इन सभी केसेस में, ये जितने भी हमारे केसेस में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पर एक स्क्रीन रख दी जाए तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा, इसके यहाँ पर एक स्क्रीन रख दी जाए तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। लेकिन इस केस में अब हम स्क्रीन पर इमेज का स्क्रीन पर इमेज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इमेज बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों रेज को मैं ना आगे की तरफ लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो इस रेज को मैं ना आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूं, तो ये मैं ऐसे ले गया। ठीक है, एक रेज यहां से ठीक है, ये रेज ऐसे गई, दूसरी रेज ऐसे जा रही है। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों रेज एक दूसरे को कहां पर कट कर रही हैं, दोनों रेज एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ए की इमेज का फॉर्मेशन यहां पर ही होने वाला है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो पॉइंट बी के इमेज का फॉर्मेशन यहां पर होने वाला है। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। अब ये जो इमेज बना हमारा अपोजिट डायरेक्शन में बना मिरर के, इसलिए ये हमारा जो इमेज होगा वो मिरर के अंदर से ही देखने पर, मिरर के अपर्चर से ही देखने पर दिखाई देगा। अदरवाइज इधर की तरफ से आकर के देखेंगे तो ये इमेज दिखाई नहीं देगा, और इसे हम रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा करके नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम इसे रियल इमेज ना करके कि कौन सा इमेज कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो अब यहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल एंड। अब बताइए, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ कि इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। देखिए, जिस ए बी हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे था और सीधा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस तरीके के इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं क्या कहते हैं हम, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारा लास्ट केस था। तो हमने कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए ना टोटल 6 केसेस देखे। 6 केसेस में 5 केसेस में ऐसा हो रहा है कि हमेशा हमारा जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ये लास्ट केस ऐसा है जिसमें हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो ये केस कौन सा है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ये सारे केसेस अगर हमें याद होंगे तो हम 1 सेकंड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन सा ऐसा केस है जिसमें किसी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको ये सारे केसेस अगर मुंह जुबानी याद है तो आप कह सकते हैं कि फोकस और पोल के बीच में रखने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, मैग्नीफाइड होता है। वो सब सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमने देखा जैसे कि एक तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर वो हो सकता है जब हमें इरेक्ट इमेज रियल इमेज चाहिए हो। ठीक है ना, तो रियल इमेज के केसेस में हम अगर मिरर का यूज करते हुए अगर हमें रियल इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हम कौन सा मिरर लेते हैं, तो हम कॉनकेव मिरर लेते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से यूजेस हैं, और ये यूजेस हैं जैसे कि इस वाले केस में हमने देखा, लास्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां जहां पर हमें जरूरत होगी कि हम छोटे इमेज को बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं मिरर की हेल्प से, तो हम वहां पर कौन से इमेज का यूज कर रहे होंगे, कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे होंगे। तो ज्यादातर ऐसे ही केसेस में यूज करा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे टॉर्चेज। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, वो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो ये टॉर्चेज में क्या होता है ना, टॉर्च जो होते हैं हमारे जैसे कि जो गोताखोर होते हैं या वगैरह
जो माइन में काम करने वाले लोग होते हैं उनके सर पे एक टॉर्च लगी होती है और वो टॉर्च एक फोकस्ड होती है ना, किसी एक ही लाइन में जा रही होती है। तो अगर फोकस्ड वाली लाइट रेज हमें मतलब प्राप्त करनी है तो उस केस में हम कॉनकेव मिरर का यूज करके हम फोकस्ड लाइट रेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ट कर देता है और लाइट की इंटेंसिटीज बढ़ जाती है उससे। तो टॉर्चेज में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सर्च लाइट्स वही चीज है, सर्च लाइट में भी हम यूज करते हैं। व्हीकल्स हेडलाइट में भी जो हमारे हेडलाइट्स होते हैं वहां उससे भी जो हम रेज निकल रही होती है लाइट की, वो क्या होती है ना, किसी एक जगह पर कन्वर्ज होती है ना, आगे की तरफ कन्वर्ज होती है। तो वहां पर भी हम कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे होते हैं। सेविंग मिरर का मतलब जैसे कि दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, सेव करने के लिए हम मिरर का यूज करते हैं। तो वहां पर जो मिरर होता है उसमें हमें बारीकियों को देखना होता है, तो बारीकियों को देखने के लिए हम सेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर ही लेते हैं। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है, प्लेन मिरर की जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा वो मतलब कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा वो कर्व होता है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होती है जिससे वो प्लेन जैसा ही दिखाई देता है। अगर हम डेंटिस्ट्री की बात करें तो डेंटिस्ट्री में भी दांत की सफाई करने के लिए, दांतों में प्रॉब्लम्स को देखने के लिए वहां पर हमेशा एक ऐसे छोटा सा एक मिरर होता है और एक मतलब डंडी में लगी होती है। तो उस मिरर का भी मतलब वहां पर भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि हम दांतों में छोटे छोटे होल वगैरह को देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे होते हैं डेंटिस्ट्री में, ठीक है। तो ये कुछ यूजेज होते हैं कॉनकेव मिरर के। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमने केसेस देखे कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने पर कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा कॉनकेव मिरर के केस में। अब हम वही चीज कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखने वाले हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें केवल 2 ही केस होते हैं। इसके पिछले वाले में देखा हमने 6 केसेस देखे, लेकिन इसमें केवल 2 ही केस होते हैं। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। क्योंकि इसमें 2 ही केस इसलिए होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के सामने ही रखते हैं। अगर इमेज का फॉर्मेशन हमें करना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे तभी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम पॉलिश्ड सरफेस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इधर की तरफ ही रखना पड़ेगा, और इधर की तरफ आपको कुछ भी फोकस, कोई भी पॉइंट्स नोन नहीं है तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। तो एक केस इसमें हो जाता है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर हम इंफिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट ए बी को रख दें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई रेज। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज हमें ऐसा लगता है कि वो कहां से होकर के गुजर रही हैं, वो फोकस से होकर के जा रही हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये रेज हमारी इंसिडेंट हुई यहाँ पर, तो ये रेज इंसिडेंट हुई, मैं बता चुका हूँ। ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर गुजर जाएंगी, यहाँ से होकर के चली जाएंगी। ये रेज इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर गुजर जाएगी, यहाँ से होकर के चली जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज कहाँ से होकर के आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के आ रही हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो जाता है। इस केस में हम देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर जो इमेज बनता है ना, बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है, मिरर के अपोजिट साइड में बन रहा है, यानी कि रेज तो हमारी डाइवर्ज हो चुकी, उसको पीछे की बढ़ाने पर, इमेजिनरी लाइन खींचने पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वो वर्चुअल इमेज हुआ। वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, और हम कह सकते हैं इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम इसके पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो बियॉन्ड द मिरर एट फोकस, ठीक है ना, फोकस भी बियॉन्ड द मिरर ही होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो बताइए नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम इसके साइज ऑफ इमेज की बात करें तो डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है ना, हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अगला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, उस केस में इसके इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया इसको, इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से गुजरने वाली जो लाइट होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से होकर के जा रही है, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के जा रही है। ये कुछ इस तरीके से हमारी लाइट रेज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ये, ठीक है। अब क्या है, एक और रेज लेनी पड़ेगी हमें, तो एक रेज ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ जा रही है, एक रेज ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ जाने वाली रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसका, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल पैरेलल हो जाती है, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाता है, ये रेज हो जाती है पैरेलल। समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक रेज लिया मैंने, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ए बी ऑब्जेक्ट से एक रेज लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज क्या हो जाती है, ऐसा लगता है हमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि वो फोकस से होकर के डाइवर्ज हो गई, ठीक है। दूसरा रेज ले लेते हैं जो कि हम फोकस की तरफ इसको भेज रहे हैं, तो फोकस की तरफ जाने वाली रेज, फोकस के तरफ जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये पैरेलल हो गई। तो ये पैरेलल जो रेज है, ऐसा लग रहा है कि कहां से होकर के आ रही है, ये आकर होकर के आ रही है यहां से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक रेज ऐसे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गुजर गई, ठीक है, इसको ठीक है, अब ठीक है। तो मैं कह रहा था ये भी ऑब्जेक्ट है, इससे एक रेज ऐसे गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है, दूसरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होकर के ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो गई, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। तो इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, इसको ऐसे लेके जाने पर, इसको ऐसे लेकर के जाने पर, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो पॉइंट बी की इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये फोकस की तरफ जाने वाली रेज है, इस डॉटेड लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर जा रही है, ठीक है ना, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेलल रेज हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम पोजिशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो बिटवीन फोकस एंड पोल, याद रखिएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल और बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो देखिए वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर, अभी इसके पिछले वाले केस में हमने देखा कॉनकेव मिरर के केस में कि जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, वो इरेक्ट, वर्चुअल इमेज का जब फॉर्मेशन हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, देखिए यहाँ पर बड़े इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज का जब फॉर्मेशन होता है तो इमेज मैग्नीफाइड होती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उस केस में हमारा जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, ठीक है ना, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या है ना
कि इस मिरर का यूज कहां पर करते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं जब बड़े एरिया को छोटे से मिरर में हमें पूरा का पूरा क्लियरली इमेज देखना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर मतलब गाड़ियों में रियर व्यू, पीछे की सारी चीजों को, ठीक है ना, एक छोटे से मिरर में पूरा का पूरा पीछे का फील्ड ऑफ व्यू, पूरा का पूरा एरिया कवर करने के लिए हम कौन से मिरर का यूज कर रहे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर रहे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो यूज्ड सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा बड़े एरिया को देखना होता है, सिक्योरिटी करनी होती है, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, तो स्ट्रीट लाइट्स में भी हम इन मिरर्स का यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं जिसको हमें याद रखने हैं, इस पर डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, JMI AMU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग पिछले प्लेन मिरर के केस में कर चुके हैं। 7वां यहाँ से स्टार्ट होता है, कह रहा है फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल द इमेज इज फॉर्म्ड इज, ठीक है, बताइए जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज कैसा फॉर्मेशन हुआ है, वर्चुअल इमेज बना है, इरेक्ट इमेज बना है, मैग्नीफाइड इमेज बना है। तो ये हमें याद रहेगा ना जब, तो हम सारे सवालों के आंसर एग्जैक्टली बहुत जल्दी से दे लेंगे। तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट हाँ, हो गया बस अगर याद है तो। फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज, रियल इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, अरे कौन, देखो अभी हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन हुआ। कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही केसेस देखने हैं हमने, यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट दोनों, वर्चुअल और रियल दोनों इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कॉनकेव मिरर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने लेंसेज के बारे में पढ़े नहीं है, जब लेंस के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा कॉनकेव लेंस की हेल्प से हम वर्चुअल इमेज नहीं, इरेक्ट इमेज, रियल इमेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और सॉरी, कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम रियल इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से हम वर्चुअल इमेज प्राप्त करते हैं। कॉनकेव लेंस की हेल्प से हम वर्चुअल इमेज ही प्राप्त करते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इमेज formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object। वही वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के केस में हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन द पोल एंड द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखें तो इमेज का फॉर्मेशन कितने डिस्टेंस पर होगा, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस से क्या रिलेशन होता है, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर देखेंगे, उसके बाद से हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे, उसके बाद से हम PYQs की सारे प्रॉब्लम कर रहे होंगे, ठीक। थैंक यू।